5 रिस्क एंड रिटर्न हम पढ़ रहे थे, तो हमने एक सेशन इसका कंप्लीट किया था। तो अभी हम नेक्स्ट सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो अभी उस स्लाइड पे हम जाते हैं जहां हमने छोड़ा था इसको। तो यहाँ तक हमने इसको पढ़ा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से जिन लोगों ने भी वो सेशन देखा है तो वो चैप्टर 5 में, जो बुक के चैप्टर 5 है उसमें उन्होंने अपेंडिक्स ए में देखा होगा। अच्छा, अभी हम अभी तक जो है वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो हम पढ़ चुके थे और स्टैंडर्ड डेविएशन हम पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कोवेरियंस। वेरिएंस किसी भी चीज़ का कंपैरिजन होता है, जो हम वेरिएंस निकालते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टर्म में जब हम ये स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं तो इसमें या पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट एसेट्स जो हैं वो उनका वेरिएंस हम देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये व्हाट इज़ कोवेरियंस, ये स्टैंडर्ड डेविएशन जे के जो है वो एसेट्स हैं। जे इज़ एसेट एंड के इज़ एसेट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो जे के की क्या होगी कि स्टैंडर्ड डेविएशन J is the standard deviation of jth asset in the portfolio. Standard deviation K is the standard deviation of the K asset in the portfolio. तो J और K assets हैं, उनकी standard deviation है। और R J के क्या है, correlation coefficient। हमने पहले पढ़ चुके थे कि सिंगल का जब हम निकालते थे तो अभी क्या होगा कि कोवेरियंस होगा, तो वो 2 या 2 से ज़्यादा जो एसेट पोर्टफोलियो में होंगे उनका हम जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। और कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो आर जे के जो है वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन जे एंड के एसेट्स इन द पोर्टफोलियो। तो ये कोवेरियंस होगा। कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको पहले भी पता है, स्टैंडर्डाइज्ड स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स के दरमियान जो लीनियर रिलेशनशिप है उसको हम कोएफिशिएंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहते हैं, और वो स्टैटिस्टिकल है। तो उसमें -1 हो सकता है, तो वो अगर वो एग्जैक्ट -1 आता है तो वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा। अगर वो 0 है तो नो कोरिलेशन, और अगर वो +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो ये उसकी इंटरप्रिटेशन है, जो आपका स्टैटिस्टिकल मेजर आएगी उसकी इंटरप्रिटेशन है। अभी कोवेरियंस मैट्रिक्स जो है वो हम लेते हैं। अभी 2 या 2 से ज़्यादा एसेट्स का हमने बोला था। अभी यहाँ पे जो एग्जांपल ली गई है वो 3 एसेट्स के पोर्टफोलियो की ली गई है। तो 3 एसेट्स के पोर्टफोलियो में कॉलम 1 है और रो है। तो ये लीनियर रिलेशनशिप है। जैसे 2 हम वेरिएंस का वो देखते हैं, मतलब कि जो रिलेशनशिप लीनियर जब हम कहते हैं तो वो एक कॉलम होता है और एक रो होता है। कॉलम में जो है ये W1 जो है और W1, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन 1 एंड 1 है। रो 2 कॉलम 1 में W2 आ गया। ये वेटेज ऑफ एसेट 1 है, ठीक है। ये 3 एसेट पोर्टफोलियो है, तो वेटेज ऑफ एसेट 1, वेटेज ऑफ एसेट 2, वेटेज ऑफ एसेट 3। तो हमने कोरिलेशन जो है इनका देखना है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, तो क्या होगा कि W1 और W1, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 आएगा जो हम इसका निकालेंगे। W2 विद W1, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2 to 1। W3 W1, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 3 to 1। तो इस तरीके से हमने W1 जो है कॉलम 1 में हमने लिया है, उसके डिफरेंट जो है 3 एसेट्स के साथ। फिर सेकंड एसेट का रिलेशन हमने देखा है बाकी सब एसेट्स के साथ, और फिर थर्ड का W3 का हमने वो देखा है सबके साथ। तो ये हमारा लीनियर रिलेशनशिप हमने बनाया है 3 एसेट पोर्टफोलियो का। तो कॉलम भी 3 है, रो भी 3 है। अच्छा, अभी QJK is the covariance between returns for the J and K asset in the portfolio। ये अभी हमारे पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन 3 तो ये J एंड K अभी इसमें एसेट क्या है, एसेट 1, एसेट 2, एसेट 3। तो जब हम इसको इंटरप्रेट करेंगे तो मिसाल के तौर पे स्टैंडर्ड डेविएशन जो है J K जो है ना वो वेरिएंस है बिटवीन द रिटर्न्स ऑफ
ऑफ स्टॉक डी एंड स्टॉक बी डब्ल्यू का फ्रॉम अर्लियर जो भी हम एग्जांपल लेते आ रहे हैं ना, तो वो वही कैलकुलेशंस हम जो है वो एज्यूम करेंगे, वही कैलकुलेशन हम यूज़ करेंगे। स्टॉक बी डब्ल्यू के लिए फ्रॉम अर्लियर तो वही हम कैलकुलेशन यूज़ करेंगे जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। यू आर इन्वेस्टिंग $2,000 इन स्टॉक बी डब्ल्यू एंड $3,000 इन स्टॉक डी। तो ये इन्वेस्टमेंट होगी दो एसेट्स में। Remember that the expected return and standard deviation of stock BW, तो expected return 9% हो गया, standard deviation 13.15% respectively. The expected return and standard deviation of stock D 8% and 10.65% respectively. The correlation coefficient between BW and D is 0.75. तो इन दोनों एसेट्स में जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो आपको पहले ही बताया गया क्वेश्चन में, सो इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट द अदर थिंग्स। तो वो 0.75 है। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो। अभी एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको दोनों एसेट्स का दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों एसेट्स की दी हुई है, कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन दिस टू एसेट्स आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो का निकालना है और पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो अभी हम चलते हैं आगे। वेट जो है, तो वेटेज के हिसाब से आपको याद होगा कि जब हम वेटेज एसेट की बात कर रहे थे तो हम उसका वो प्रोपोर्शन देखते थे कि उसका प्रोपोर्शन क्या है। तो जो इन्वेस्टमेंट है इन एसेट बी डब्ल्यू वो 2000 थी। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 2000, 3000, 5000। तो टोटल इन्वेस्टमेंट में जो एसेट बी डब्ल्यू है उसका प्रोपोर्शन वेट के हिसाब से 0.4 है, और जो डी है उसका वेट के हिसाब से जो प्रोपोर्शन है वो 0.6 है। बहुत इजी है, तो हमने एक ये कैलकुलेशन कर ली। दूसरा हमने रिटर्न जो है, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, वो क्या आएगा, वो वेटेज ऑफ बी डब्ल्यू आएगा, वो रिटर्न ऑफ बी डब्ल्यू आएगा, प्लस वेटेज ऑफ डी जो है हमारा एसेट और रिटर्न ऑफ डी। तो ये बहुत इजी है, हमने पोर्टफोलियो का रेट ऑफ रिटर्न हमने निकालना है, तो उसमें हम दोनों का जो वेटेज के प्रोपोर्शन है वो हमने कैलकुलेट किया और उनका रिटर्न ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम दोनों के जो मल्टीपल लेके जब उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट इन दिस क्वेश्चन। तो वेट का हमारा ये आ गया प्रोपोर्शन, और उसका जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न था बी डब्ल्यू का वो 9% है, वो आ गया। इसी तरीके से डी एसेट का 0.6 और 8% जो उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो आ गया। तो जब हम दोनों के कैलकुलेशन को देखेंगे तो रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो RP ये हमारा 8.4% आ गया। तो क्वेश्चन में एक जो था कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमने कैलकुलेट करना है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो। अच्छा, अभी वही आपने लीनियर रिलेशनशिप को माइंड में रखना है। वो पहले लीनियर रिलेशनशिप जो था वो हमें बताया था 3 एसेट का। अभी इसमें क्वेश्चन में हमारे पास 2 एसेट है, तो इसका जब लीनियर इक्वेशन या लीनियर रिलेशनशिप हम बनाएंगे तो वो कॉलम 1 जो है वो बी डब्ल्यू वेट और वेट ऑफ बी डब्ल्यू, इसके साथ जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन बी डब्ल्यू आएगा, और उसके बाद डब्ल्यू डी का बी डब्ल्यू के साथ, और फिर नेक्स्ट कॉलम में जो बी डब्ल्यू का डी के साथ और डी का डी के साथ। तो ये वही लीनियर रिलेशनशिप आपने बनाना है ये 2 एसेट्स का। तो ये आपके पास आ गया। दिस रिप्रेजेंट्स द वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स फॉर द 2 एसेट पोर्टफोलियो। तो ये 2 एसेट पोर्टफोलियो का सेम वही कॉन्सेप्ट है जो 3 एसेट का हमें उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये हमारा लीनियर रिलेशनशिप आ गया 2 एसेट पोर्टफोलियो का। इसके बाद हमने इनमें वैल्यूज पुट कर दी। हमने वेटेज जो है बी डब्ल्यू की निकाल ली, तो 0.4 और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्वेश्चन में दी गई थी, तो वो हमने ये सारी वैल्यूज जो है ना वो यहाँ पे पुट कर दी हैं। तो ये हमारे पास वैल्यूज पुट कर दी। दिस रिप्रेजेंट सब्स्टिट्यूशन इनटू द वेरिएंस। तो हमारा जब पहले लीनियर इक्वेशन बनाया था तो वो कोवेरिएंस मैट्रिक्स हो गया 2 एसेट पोर्टफोलियो का, और जब हमने वैल्यूज पुट की दिस रिप्रेजेंट सब्स्टिट्यूशन इनटू द वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। उसके बाद हमारा जब ये एक फिगर जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो आ गया, तो हमारा एक डिफाइंड फिगर आ गया,
इस लीनियर रिलेशनशिप में, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्चुअल एलिमेंट वैल्यूज़ इन द वेरिएंस। तो ये एक्चुअल एलिमेंट वैल्यूज़ हैं वेरिएंस में, है वही कोवेरिएंस मैट्रिक्स है दो एसेट पोर्टफोलियो का। तो इसकी अभी हम पोर्टफोलियो की स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो ये वही सेम इक्वेशन है, हमने सिर्फ इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है उसके हिसाब से। मतलब कि अगर आप ये देखें 0.0028 है, तो यहाँ पे 0.0028 आ गया। 0.0025 जो है वो आपका 2 दफ़ा है, एक दफ़ा ये और एक दफ़ा ये इस मैट्रिक्स में। तो आपने 2 को मल्टीप्लाई किया इससे, और उसके बाद आपका दूसरा दे वाला और 0.0041, ठीक है। ये आपने यहाँ वैल्यूज पुट कर दी। अभी इसको जब आपने सारा सॉल्व किया है तो ये 10.91 आ गया आपका, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, और ये पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन है, और आपको एसेट का सेपरेट स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया गया है। तो आपने पोर्टफोलियो का जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया है इसको आपने इंटरप्रेट करना है विद रिगार्ड्स टू द इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच एसेट। तो उसमें हमने ये बताना है कि जब पोर्टफोलियो की हम बात करते हैं तो वो उसमें उनका स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं कि वो उसमें रिस्क का फैक्टर क्या है। तो वो मतलब पोर्टफोलियो करने से वो रिस्क का फैक्टर हम एलिमिनेट करते हैं या हम मिनिमाइज़ करते हैं या वो ज़्यादा होता है। अच्छा, अभी नेक्स्ट वो ये कह रहा है वेटेड एवरेज ऑफ द इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ इनकरेक्ट। वेटेज एवरेज, अभी हमने वेटेड एवरेज उनका निकाला था W बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट, बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट, वो उसके लिए ठीक था। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन हमें हर एसेट की दी हुई है वहाँ पे, अगर हम उसको वेटेड एवरेज के बुनियाद पे लेंगे ना तो वो इनकरेक्ट आएगा। ये एक्चुअल फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का। जब आपने कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाना है तो उसके में वैल्यूज पुट करके तो फिर ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आप निकालेंगे। तो अगली स्लाइड में हम अगर वेटेड एवरेज उनका निकालते हैं तो उसके हिसाब से अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो वो रॉन्ग होगा, उसमें आप फ़र्क देख लेंगे। ये सही है 10.91, ये हमने फार्मूला के तहत और मैट्रिक्स बना के वैल्यूज़ को डिटरमिन किया और इसमें फिर हमने ये कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट स्लाइड में ये रॉन्ग है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो जैसे BW का 0.4 हमने वेटेड एवरेज जो वेट उसका लिया था W, और फिर हमने उसका ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो लिया, और फिर हमने D का जो है वेटेड लिया और फिर उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन, और फिर हमने इसका वो वेटेड एवरेज निकाला तो वो 11.65 है। तो 11.65 वो 10.91 के बराबर नहीं है। तो ये अगर वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन का आप निकालेंगे तो ये इनकरेक्ट है, ये आप हमेशा याद रखें। अच्छा, अभी समरी जो है पोर्टफोलियो की रिटर्न और रिस्क की उन्होंने बताई है, स्टॉक C, स्टॉक D और पोर्टफोलियो। अच्छा, अभी रिटर्न जो है 9% है, 8% है, ये रिटर्न है। पोर्टफोलियो का रिटर्न जो है वो 8.64 है। ये पिछली सारी कैलकुलेशंस को आपने देखते रहना है। स्टैंडर्ड डेविएशन स्टॉक C की 13.15 है, D की 10.65 है, और ये हमने जो निकाली है पहले स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो 10.91। जब आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे CV, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जब आप इसका निकालेंगे, इसका क्या मतलब है कि आपने स्टैंडर्ड डेविएशन को जो रेट ऑफ रिटर्न है उससे डिवाइड करना है, तो आपका ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा। तो ये 1.46 है, ठीक है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव कॉफी जो है वो वेरिएंस है, पॉजिटिव जो हमने पढ़ा था, और ये क्या है 1.33। और पोर्टफोलियो में जब हमने इसको किया तो उसका 1.26 है। तो इसका ये मतलब है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो कम हो गया पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो आपका जितना लो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा उतना ही उसका पॉजिटिव जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स रिस्क कंसीडर होगा। तो पोर्टफोलियो में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो लो आया है, तो ये ज़्यादा सेफ है, तो ये रिस्क को मिनिमाइज़ कर रहा है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन जो है ना वो ये है। तो ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन जब आप एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो उसको इंटरप्रेट करना बहुत ईजी होता है।
होता है। क्वेश्चंस में बहुत सारी चीज़ें आपको दी होती हैं और क्वेश्चंस को आपने हर जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसको आपने बिल्कुल क्रिटिकली जो है वो उसको इंटरप्रेट करना, उसको लिखना है कि वो आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और ये फिर बहुत इजी हो जाएगा। अभी इनका वही लीनियर जो रिलेशनशिप है उन्होंने टाइम के साथ और इन्वेस्टमेंट रिटर्न के साथ उन्होंने बताया हुआ है। तो ये सिक्योरिटी ई का था, ये एफ का था। जब उन्होंने इसको कंबाइन किया, पोर्टफोलियो बनाया ई और एफ को, तो वो उसका जो ग्राफ है वो जो है वो सेफ है, उसमें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं है। तो कंबाइनिंग सिक्योरिटीज दैट आर नॉट परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड रिड्यूसेस रिस्क। ठीक है, तो एक जो है उसमें ज़्यादा रिस्क है, एक में कम रिस्क है। तो एक में कभी जो रिस्क ज़्यादा है, दूसरी में थोड़ा कम है। तो जब इसको हम कंबाइन करते हैं सिक्योरिटीज़ को, तो वो जो उसका रिस्क है वो रिड्यूस होता है। तो पोर्टफोलियो करने का मकसद ही यही होता है। अच्छा, अभी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रिस्क जो है वो हमें तो पता है कि रिस्क क्या होता है, हमने उसको पढ़ लिया, लेकिन वो किस किस टाइप का रिस्क होता है। तो टोटल रिस्क जो है वो सिस्टमेटिक रिस्क होता है प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क। अच्छा, इसको आपने थोड़ा सा तवज्जो से इसको सुनना है। सिस्टमेटिक रिस्क जो है इज़ द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न ऑन स्टॉक्स और पोर्टफोलियोज एसोसिएटेड विद चेंजेस इन रिटर्न ऑन द मार्केट एज अ होल। तो सिस्टमेटिक रिस्क क्या होगा कि जो चेंजेस मार्केट में हो रही हैं वो क्या असरअंदाज करती हैं आपके स्टॉक्स पे, स्टॉक्स के रिटर्न पे, या आपने कोई पोर्टफोलियो बनाया उसको डाइवर्सिफाई किया तो उस पर उनका क्या इफेक्ट होता है। तो आपका जो मेन ओरिजिन है वो मार्केट है कि चेंज इन रिटर्न ऑन द मार्केट एज अ होल, व्हाट डज इट इफेक्ट, हाउ डज इट वेरिएट द रिटर्न ऑन योर स्टॉक एंड द पोर्टफोलियोज। ठीक है, तो ये सिस्टमेटिक रिस्क है। अनसिस्टमेटिक रिस्क है द वेरिएबिलिटी ऑफ द रिटर्न ऑफ ऑन स्टॉक्स और पोर्टफोलियोज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय जनरल मार्केट मूवमेंट्स। तो मार्केट के जो रिटर्न में जो चेंजेस हैं एज अ होल, उनकी जो मूवमेंट्स हैं उसकी वजह से उनकी वेरिएबिलिटी जो है वो एक्सप्लेन नहीं होती। इट इज़ अवॉइडेबल थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। इसको हम सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू ही अवॉइड कर सकते हैं। तो इनकी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, इससे एक कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्लियर होगा। तो अभी ये हमने ग्राफ के थ्रू इसको डिफाइन किया और थोड़ा मोर एक्सप्लेन किया है। तो फैक्टर्स सच एज चेंजेस इन द नेशंस इकोनॉमी, टैक्स रिफॉर्म्स बाय कांग्रेस और अ चेंज इन द वर्ल्ड सिचुएशन, ये आपका सिस्टमेटिक रिस्क को हाईलाइट किया है। ठीक है, तो ये सिस्टमेटिक रिस्क है। अच्छा, ये जो भी कोई आपने इकोनॉमी में चेंज किया है, कोई कांग्रेस है जो पार्लियामेंट है उसमें कोई टैक्स रिफॉर्म हुआ है, टैक्स की परसेंटेजेस चेंज हुई हैं, या वर्ल्ड की सिचुएशन चेंज हुई है, टोटल यानी कि कंट्री की इकोनॉमी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका ये सिस्टमेटिक रिस्क है जो आपने ये बताया है कि वेरिएबिलिटी ऑफ द रिटर्न ऑन स्टॉक्स एंड पोर्टफोलियो एसोसिएटेड विद चेंजेस इन रिटर्न ऑन अ मार्केट एज अ होल। तो ये जो डिसीजंस हैं ये इफेक्ट करते हैं मार्केट एज अ होल को। तो ये कंट्री के फैक्टर्स हैं, तो ये सिस्टमेटिक रिस्क है। ठीक है, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इन द पोर्टफोलियो और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो रिटर्न। तो ये दो हमने जो लीनियर रिलेशनशिप के फैक्टर्स लिए हैं, इसमें सिस्टमेटिक रिस्क जो है ना वो ये है। तो ये क्या है, फैक्टर्स सच एज चेंजेस इन द नेशंस इकोनॉमी, तो ये आपकी मार्केट को चेंज करते हैं एज अ होल। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक रिस्क। अच्छा, अभी अनसिस्टमेटिक रिस्क फैक्टर्स यूनिक टू अ पर्टिकुलर कंपनी और इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल द डेथ ऑफ अ की एग्जीक्यूटिव और लॉस ऑफ अ गवर्नमेंटल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट। मिसाल के तौर पे जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है वो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते इन द चेंज ऑफ द कैपिटल मार्केट और इन द चेंज ऑफ द मार्केट एज अ होल। हम उसको उससे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो कोई ऐसा इवेंट होता है जो कि एक पर्टिकुलर कंपनी का हो गया या एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का हो गया। मिसाल के तौर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसका हो गया, तो उसमें क्या हुआ कि आप उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट था, कोई गवर्नमेंट किसी की डेथ होगी एग्जीक्यूटिव की, या कोई उनका एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था जिससे उनको बहुत ज़्यादा इनकम हो रही थी और वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। तो ये मार्केट के रिटर्न की चेंजेस का इफेक्ट नहीं है, तो ये फिर सिस्टमेटिक
देखना होगा, ये अनसिस्टमेटिक होगा। तो अनसिस्टमेटिक जो रिस्क है, जो कि इस तरह का अनसिस्टमेटिक रिस्क है, आप एक्चुअली उसको कंट्रोल करते हो विद योर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो। तो ये थोड़ा आपने माइंड में रखना है कि सिस्टमेटिक रिस्क जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है या वो ओरिजिनेटेड होता है विद द चेंजेस इन द रिटर्न ऑफ अ मार्केट एज अ होल। और उसके एग्जांपल हमने ये पहले पढ़ लिए, क्या है कि चेंजेस इन द नेशन इकोनॉमी, टैक्स रिफॉर्म बाय कांग्रेस, चेंज इन द वर्ल्ड सिचुएशन, जैसे कोविड आया था तो उसमें सारी वो मतलब पूरी मार्केट जो है वो चेंज हो गई, तो उनके रिटर्न चेंज हो गए थे, तो वो सिस्टमेटिक रिस्क था। तो अनसिस्टमेटिक रिस्क एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, तो बहुत ईजी है। तो अनसिस्टमेटिक रिस्क को आप जो है वो मिनिमाइज करते हो या रिड्यूस करते हो विद डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो। तो आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो ये आपको क्या बताता है, इज अ मॉडल दैट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो ये आपको रिलेशनशिप बताता है रिस्क का और एक्सपेक्टेड रिटर्न का। इन दिस मॉडल अ सिक्योरिटी इज एक्सपेक्टेड रिटर्न इज द रिस्क फ्री रेट प्लस अ प्रीमियम बेस्ड ऑन द सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी। तो इसमें कैलकुलेशन क्या होती है कि जो सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है ना, उसको ये अजम्पशन लेता है रिस्क फ्री रेट कि वो रिस्क फ्री है। अगर वो रिस्क फ्री है तो जो सिक्योरिटी का सिस्टमैटिक रिस्क है उसका फिर प्रीमियम कैलकुलेट करता है, तो रिस्क फ्री में वो प्रीमियम ऐड करता है, तो ये फिर आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बताता है बेस्ड ऑन द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। अच्छा, इसमें इस मॉडल को अप्लाई करने में कुछ एजम्पशंस जो हैं वो कंसीडर हम करते हैं। तो वो एजम्पशन अभी हम पढ़ेंगे क्या है, तो वो एजम्पशन आपने लाजमी माइंड में रखना है, तो फिर ये आपको कैलकुलेट करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो CAPM assumptions, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल assumptions, इसमें पहला क्या है कि कैपिटल मार्केट्स आर एफिशिएंट। तो हमने एज्यूम करना है कि जो कैपिटल मार्केट्स हैं वो एफिशिएंट हैं। सेकंड, हमने क्या करना है कि होमोजीनियस इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस ओवर अ गिवन पीरियड। तो हमने कहना है कि जो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन है, जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, वो सेम रहेगा, होमोजीनियस रहेगा ओवर अ गिवन पीरियड। मिसाल के तौर पे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए वो सेम रहेगा। एक्सपेक्टेड या एक्सपेक्टेशन जो है वो सेम रहेगी इन्वेस्टर की, वो चेंज नहीं होगी। थर्ड एजम्पशन क्या है, रिस्क फ्री एसेट रिटर्न इज सर्टन, यूज शॉर्ट टू इंटरमीडिएट टर्म ट्रेजरीज एज अ प्रॉक्सी। तो ये प्रॉक्सी यूज कर सकते हैं आप कि शॉर्ट से इंटरमीडिएट, लॉन्ग टर्म आपको इसमें आप वो एज अ प्रॉक्सी यूज नहीं कर सकते। तो थर्ड हमें एजम्पशन क्या लेना होती है कि जो रिस्क फ्री एसेट रिटर्न का वो सर्टन है, कि वो रिस्क फ्री का क्या मतलब है, उसमें रिस्क नहीं है, तो वो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है ना वो उनको मिलेगा ही मिलेगा। तो उसको हमने उसकी सर्टेनिटी को अश्योर करना है और उसको हमने एज्यूम करना है कि वो रिस्क फ्री है। अच्छा, उसके बाद मार्केट पोर्टफोलियो कंटेन्स ओनली सिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, अभी जो मार्केट पोर्टफोलियो है हमने वो पढ़ा था कि वो सिस्टमैटिक रिस्क जो है वो क्या होता है कि वो ड्रिवन होता है विद द चेंजेस ऑफ एक्सपेक्टेशन इन द मार्केट एज अ होल। तो वो मार्केट कैपिटल मार्केट से एसोसिएट होता है। तो उसमें फिर क्या है कि वो मार्केट पोर्टफोलियो में वो सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क होता है और उसके फिर हम इंडेक्स जो है ना वो यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट द प्रीमियम। अच्छा, ये कैरेक्टरिस्टिक लाइन है, ये बीटा हम आगे देखेंगे कि बीटा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और बीटा का सिर्फ कॉन्सेप्ट आपने लेना है कैसे कैलकुलेट करते हैं। मोस्टली क्वेश्चन में बीटा आपको दिया होता है। तो बीटा जो है, थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं कि बीटा जो है वो एक इंडस्ट्री का भी हो सकता है और एक पर्टिकुलर जो फर्म है या पर्टिकुलर बिजनेस है उसका भी हो सकता है। तो हमने पर्टिकुलर बिजनेस का जो बीटा है उसको कंपेयर करना है विद इंडस्ट्री बीटा, तो हम उसको इंटरप्रेट करेंगे कि वो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये थोड़ा आपने माइंड में रखना है, बाकी हम आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या है। तो इसमें ये जो लाइन बताई गई है ये एक्सेस रिटर्न ऑन स्टॉक है और इस तरफ एक्सेस रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। ठीक है, तो ये स्टॉक का है और ये मार्केट पोर्टफोलियो है। तो ये जो आपके सारे डॉट्स आ रहे हैं तो ये आपकी बीटा के थ्रू आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, रिटर्न है और प्रीमियम है। तो इनके दरमियान में हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, तो ये लाइन जो ड्रॉ की है ये नैरो है या वाइडर है, इसको इंटरप्रेट हम करते हैं टू डिफाइन के
स्प्रेड नैरो होगा उतना वो हाई कोरिलेशन होगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट चलते हैं। अब वो सेम एग्जांपल हमने जो पहले ली थी, तो ये अभी वो बता रहा है कि बीटा को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, ये मार्केट का है, ये 10 पीरियड हैं, ये वही परसेंटेजेस दी हुई हैं जो पहले हमने सेशन में की थी, और उसके बाद माई स्टॉक जो है उसका वो ये है। तो ये हम बीटा कैलकुलेशन में ये बता रहे हैं, तो ये वही एग्जांपल है। तो आपको याद होगा कि पहले कैलकुलेटर यूज़ करते हुए हमने सिर्फ एक्स की वैल्यूज़ डाली थी, तो ये हमने वाई की वैल्यूज़ भी डाल के हमने वो बीटा हम कैलकुलेट करेंगे। ये स्टॉक का है और ये मार्केट का है। तो ये मार्केट का है और ये स्टॉक का पर्टिकुलर जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है, द मार्केट एंड माई स्टॉक रिटर्न्स आर एक्सेस रिटर्न्स एंड हैव द रिस्क लेस रेट ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड। तो इसमें से जो रिस्क लेस रेट है, रिस्क फ्री, उसको हमने ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट किया। तो ये मार्केट का और ये स्टॉक का, तो ये वही है, सेकंड डेटा दिया हुआ है। ये आपको उसी एग्जांपल में पहला डेटा मिला हुआ था कि 10 जो है वो उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न है, तो वो पोर्टफोलियो के हैं, और फिर ये वाई की ऑब्जर्वेशन जो है, इनके जो रिटर्न्स हैं वो लिखे हुए हैं। तो लेट अस एग्जामिन अगेन द स्टैटिस्टिकल रिजल्ट। तो वो सेम रिजल्ट है, वो मार्केट एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 9 and 13.32। हमारे जो स्टॉक है उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन 6.8 और मतलब ये रिस्पेक्टिवली है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न 6.8 है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना वो 8.76 है। तो बीटा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो रिग्रेशन इक्वेशन जो है, यानी कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो ये b जो है ये आपका बीटा है। ठीक है, a जो है वो उसकी वैल्यूज़ आपने उसी क्वेश्चन से ली हैं 1.44 जो लास्ट टाइम आपने कैलकुलेट किया था, और जब ये y का आएगा, यानी कि ये जो सेकंड आपको ये डेटा दिया हुआ है स्टॉक रिटर्न का, यहाँ पे ये वाला, तो इसके बेस पे आपके पास ये फिगर आएगा 0.959। तो ये x का है, x क्या है, कोई भी स्टॉक का हो सकता है। तो ये रिग्रेशन इक्वेशन है, तो इसमें क्या होगा, हमने बीटा कैलकुलेट करना है। अच्छा, अभी इसको मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। द रिग्रेशन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, दस आवर कैरेक्टरिस्टिक लाइन इज y। कैरेक्टरिस्टिक लाइन जो आपको ग्राफ में शो की थी वो क्या होगा, 1.4448 प्लस 0.595x and indicates that our stock has a beta of 0.595। तो ये आपका बीटा है, तो ये स्टॉक है, मैंने बताया ना आपको x स्टॉक है और ये y जो है वो कैरेक्टरिस्टिक लाइन है, तो ये बीटा 0.959 आया। अच्छा, अभी बीटा क्या है उसको थोड़ा और एक्सप्लेन किया है। एन इंडेक्स ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क, तो रिस्क को हमने डिफाइन किया है, उसकी टाइप्स हमने पढ़ी है, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो सिस्टमैटिक रिस्क को कैलकुलेशन का जो इंडेक्स है ना वो बीटा है, कि आपको कैसे पता है कि इस एसेट का रिस्क ज़्यादा है कम है, तो वो बीटा जो है ना वो बताता है। तो इंडेक्स जो है सिस्टमैटिक रिस्क का वो बीटा है। It measures the sensitivity of a stock's returns to changes in the returns on the market portfolio। क्योंकि सिस्टमैटिक रिस्क का बीटा है, तो ये क्या करता है, ये आपकी सेंसिटिविटी को बताता है कि अगर मार्केट का पोर्टफोलियो उसका जो रिटर्न है वो चेंज होगा, तो आपका ये जो स्टॉक है ये कितना सेंसिटिव है कि उसमें कितना चेंज आएगा, तो वो ये बीटा आपको मेजर करके बताता है। The beta for the portfolio is simply a weighted average of the individual stock betas in the portfolio। तो बीटा हमेशा जो है वो इंडिविजुअल स्टॉक, तो बीटा जो है वो क्या है, वो weighted average पोर्टफोलियो का जो बीटा है वो क्या है, वो weighted average है इंडिविजुअल स्टॉक betas in the portfolio। तो हमेशा जो बीटा होगा वो सिस्टमैटिक रिस्क एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल स्टॉक होगा। तो फिर अगर वो पोर्टफोलियो का आपसे बीटा मांगेगा, तो वो क्या होगा कि वो उस पोर्टफोलियो में जितने भी एसेट्स हैं उनका जो इंडिविजुअल बीटा होगा उसका वेटेड एवरेज आप कैलकुलेशन करोगे, और फिर उस बीटा को आप कहोगे कि ये पोर्टफोलियो का बीटा है। तो पोर्टफोलियो का बीटा सेपरेटली उसकी कोई इक्वेशन या उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, उसमें हम इंडिविजुअल जो स्टॉक है उस पोर्टफोलियो में उसका बीटा हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें दिया होगा, और फिर हम वेटेड एवरेज बीटा निकालेंगे पोर्टफोलियो का। अभी वही कैरेक्टरिस्टिक लाइन है, ठीक है, वही एक्सेस रिटर्न ऑन स्टॉक है और ये एक्सेस रिटर्न इन द मार्केट पोर्टफोलियो।
इंडेक्स लार्जर देन 1 है तो वो एग्रेसिव है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि रिटर्न के साथ आपका जो स्टॉक का इंडिविजुअल स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न या एक्सेस रिटर्न है वो ये बता रहा है कि वो एग्रेसिव होगा। अगर 1 है तो वो इज इक्वल टू 0 होगा, तो वो मतलब इनडिफरेंट है। अगर वो लेस देन 1 है तो वो डिफेंसिव होगा, ठीक है। तो ये रिस्क का कैलकुलेशन है। आपको पता होगा कि हमने एक न्यूट्रल कहा था, फिर एक एग्रेसिव कहा था, हाई रिस्क हाई रिटर्न का। तो इसलिए जो बीटा मोर देन 1 होगा तो वो एग्रेसिव होगा। उसका आपका स्टॉक का रिटर्न भी देख लें कि वो हाई है। और अगर वो डिफेंसिव आप देखेंगे तो पोर्टफोलियो का बढ़ है लेकिन आपका स्टॉक का रिटर्न उसके हिसाब से नहीं बढ़ा। पोर्टफोलियो का रिटर्न मार्केट का इतना नहीं बढ़ा लेकिन आपका इंडिविजुअल ज़्यादा बढ़ा है। तो ये एग्रेसिव अप्रोच है। अगर आपका बीटा कैलकुलेशन जो है, बीटा इंडेक्स जो है वो अगर आपका इंडिविजुअल स्टॉक का मोर देन 1 होगा तो वो एग्रेसिव होगा। तो ये आपको इधर वही बताया हुआ, ईच कैरेक्टरिस्टिक लाइन हैज़ अ डिफरेंट स्लोप। अच्छा, सिक्योरिटी मार्केट लाइन। अब सिक्योरिटी मार्केट लाइन में ये कुछ हैं चीज़ें जो हम पढ़ेंगे। हमने वो पढ़ा था CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के, हमने जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है उसमें हमने क्या ऐड करना है, हमने प्रीमियम। अच्छा, यहाँ पे सिक्योरिटी मार्केट लाइन वही टॉपिक है, ऑब्टेनिंग बीटास कैन यूज हिस्टोरिकल डाटा इफ पास्ट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर। तो उसको बीटा को ऑब्टेन करने के लिए हम हिस्टोरिकल डाटा जो है वो ले सकते हैं। अगर हम ये एजम्पशन लें कि जो पास्ट डेटा है वो फ्यूचर को बेस्ट जो है डिस्क्राइब करेगा, उसके एक्सपेक्टेशन को। कैन आल्सो यूटिलाइज सर्विसेज लाइक वैल्यू लाइन, एबॉर्सन एसोसिएट एटसेट्रा। ये मतलब मार्केट में यूज़ होते हैं, ये इनको भी बीटा जो है ऑब्टेन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी एडजस्टेड बीटा है। एडजस्टेड बीटा क्या है? बीटाज हैव अ टेंडेंसी टू रिवर्ट टू द मीन ऑफ 1। तो 1 जो है, हमने हमेशा इंडेक्स में जो बीटा का इंडेक्स हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़ा था, उसमें क्या था कि 1 से ग्रेटर होगा तो वो हाई रिटर्न होगा और वो एग्रेसिव अप्रोच होगी, और अगर उस 1 पे होगा तो इंडिफरेंट रहेगा, 1 से कम होगा तो वो सिक्योर जो अप्रोच वो होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, कैन यूटिलाइज द कम्बिनेशन ऑफ रीसेंट बीटा एंड मीन। तो रीसेंट बीटा और मीन का हम उसको कम्बिनेशन ले सकते हैं। तो उसमें फिर प्रोबेबिलिटी जो है ना वो हम लेंगे कि मिसाल के तौर पे 2.22 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी 70% होगी, तो ये 7 होगा। और जो मीन की तरफ क्योंकि आता है वो 1 है, तो 1 पे आने के लिए भी उसकी 30% प्रोबेबिलिटी है। तो फिर ये हम एक एस्टिमेट ले सकते हैं। तो हम एडजस्टेड बीटा भी ले सकते हैं। तो एडजस्टेड बीटा का यही मकसद है कि हम उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें कि अगर वो लोअर है तो उसकी लोअर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और फिर अगर वो मीन की तरफ आता है इज इक्वल टू 1, जो 1 है इंडेक्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उसका फिर हम एडजस्टेड बीटा जो है वो हम एस्टिमेट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, अभी क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अभी उसका हम कैलकुलेट करते हैं। लिजा मिलर एट बास्केट वॉन्डर्स BW is attempting to determine the rate of return required by their stock investors. Lisa is using a 6% risk-free rate of return (RF) and a long-term market expected rate of return is 10. A stock analyst following the firm has calculated that the firm beta is 1.2. Firm beta, पोर्टफोलियो का बीटा नहीं, ये आपने जहन में रखना है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है, आपने उसको क्रिटिकली जो है एनालाइज करते हुए उसको राइट डाउन करना और फिर उसको जहाँ पे वो फिजिबल हो यूज़ करना है उसको यूज़ करना है। तो ये फर्म का बीटा दिया हुआ है, ठीक है, 1.2। व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द स्टॉक ऑफ बास्केट वॉन्डर्स। अच्छा, रेट ऑफ रिटर्न बास्केट वॉन्डर्स रिस्क फ्री और बीटा का हमने लिया। तो BW के रिक्वायर्ड स्टॉक के लिए जो हम रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे तो वो हमने ये जो फार्मूला यूज़ किया CAPM का कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसमें रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है, बीटा हमें दिया हुआ है, इसी इंडस्ट्री का बीटा, इसी फर्म का बीटा दिया हुआ है। तो वो उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन लॉन्ग टर्म 10% है, रिस्क फ्री 6 है, उसका बीटा का प्रीमियम हमने निकाला और उसको जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है उसके साथ ऐड करके तो हमारे पास ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द स्टॉक ऑफ BW 10.8 आ गया। तो द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एक्सीड्स द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न एज BW। तो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न क्या था, एक्सपेक्टेड 10%। तो जब आपने उस
BW के इस एसेट का, इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो आपने रेट ऑफ रिटर्न निकाला है तो वो मार्केट के रेट ऑफ रिटर्न से बढ़ गया है। तो क्या हुआ, मार्केट बीटा 1 से एक्सीड किया है। वो ऑलरेडी फर्म का था 1.2, तो वो 1 से एक्सीड किया उसने, तो इसकी इंटरप्रिटेशन जो है ना वो ऐसे होगी। अच्छा, फिर अभी एक और क्वेश्चन है, इंट्रिंसिक वैल्यू का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। Lisa Miller, BW, is also attempting to determine the intrinsic value of the stock. She is using the constant growth model. वो सारे आपने जो कॉन्सेप्ट हैं अगर वो कंबाइन होके क्वेश्चन में आते हैं तो आपने उनको डिफरेंटली देखना है और जहाँ जहाँ उसको यूज़ हो सके उसको करना है, आपने मिक्स चीज़ें नहीं करनी। तो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल वो यूज़ कर रही है। Lisa estimates that the dividend next period will be 0.50 and that BW will grow at a constant rate of 5.8%. तो ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं है, ये आपने याद रखना है। तो ये क्या है, ग्रोथ है। तो ये आपका जो डिविडेंड है, आपकी जो इनकम है, ये इस तरीके से ग्रो हो रही है, ठीक है। द स्टॉक इज करंटली सेलिंग फॉर $15। तो क्या कह रहा है कि स्टॉक करंटली $15 पे सेल हो रहा है। व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक, इज द स्टॉक ओवर और अंडर प्राइस्ड। तो ये जो करंटली जो स्टॉक ट्रेड हो रहा है $15 पे, हमने इस स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमने बताना है कि ये जो मार्केट में सेल हो रहा है ये ओवर प्राइस्ड है या अंडर प्राइस्ड है। तो उसकी कैलकुलेशन अभी देखते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू हमने देखा था 0.50 ओवर 10.8 माइनस 5.8, 10.8 जो यहाँ पे निकला, ठीक है, ये रेट ऑफ रिटर्न, और उसके बाद 5.8 जो उसका ग्रोथ है, ठीक है, इसलिए हमारे पास $10 आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, द स्टॉक इज ओवर वैल्यूड एज द मार्केट प्राइस $15 एक्सीड्स द इंट्रिंसिक वैल्यू 10। तो जो स्टॉक है जो ट्रेड हो रहा है उसकी मार्केट प्राइस $15 है, वो ओवर वैल्यूड है। तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है। तो जब हम सिक्योरिटी मार्केट लाइन बनाएंगे तो स्टॉक X है अंडर प्राइस और स्टॉक Y ओवर प्राइस, ये हमने एजम्पशन ली है। तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से ये जो ओवर प्राइस्ड है, ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, ये ज़्यादा ऊपर जा रहा है। हमने वो बीटा वाली जो इंडेक्स में लीनियर इक्वेशन में हमने देखा था, तो वो एग्रेशन की तरफ गया था, ठीक है। और उसके बाद स्टॉक एक्स जो है ना, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है ना वो डाउन जाएगी, क्योंकि ये अंडर प्राइस है। तो ये अंडर प्राइस होगा तो ये डाउन जाएगा, ये ओवर प्राइस्ड होगा तो ये अप जाएगा। तो ये आपने रिलेशनशिप जो है ना, रिक्वायर्ड जो रिटर्न है RF और उसके बाद उसका प्रीमियम आएगा, और सिस्टमेटिक रिस्क जो बीटा है जो ना वो आपको बताएगा। तो बीटा जो है वो जितना ज़्यादा होगा वो स्टॉक ओवर प्राइस्ड होगा और वो मार्केट बीटा से ज़्यादा होगा और उसकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी। तो ये आपको डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट को सिर्फ याद रखना है कि अगर स्टॉक ओवर प्राइस्ड होगा तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इस तरीके से होगी, फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड्स, और अगर अंडर प्राइस होगा तो फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड ऐसे होगी। लेकिन ये रिस्क फ्री तक ही जाएगी, क्योंकि रिस्क फ्री जो है रेट ऑफ रिटर्न हमने एजम्पशन ली हुई है कि वो सर्टन नहीं रहेगा, वो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, अभी डिटर्मिनेशन ऑफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, स्मॉल फर्म इफेक्ट, प्राइस अर्निंग इफेक्ट, जनवरी इफेक्ट, दीज एनॉमलीज हैव प्रेजेंटेड सीरियस चैलेंजेस टू CAPM थ्योरी। तो ये बताया गया है अभी, क्योंकि प्राइस पर अर्निंग हम निकालते हैं, अगर फर्म छोटी है बड़ी नहीं है तो जनवरी इफेक्ट मतलब फाइनेंशियल क्लोजिंग का हम इस तरह के इफेक्ट होते हैं, क्योंकि ये क्रिटिसाइज़ करते हैं CAPM को कि भाई इसके थ्रू जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं उसका एक सर्टन या एक्यूरेट आंसर नहीं आता, क्योंकि CAPM में हमने एजम्पशंस हम लेते हैं, उसकी बेस पे फिर हम ये कैलकुलेशन करते हैं। तो फिर इसी तरीके से इसके जो प्रोसेस है उस पर क्रिटिक्स भी हैं। तो हमने ये स्लाइड जो है वो कंप्लीट कर ली है और ये हमारा टॉपिक, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में कीजिए। और ये जो आप कॉन्सेप्ट अटेंड करते जा रहे हैं, प्लीज़ इसकी अपने तौर पे प्रैक्टिस करें, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, और फिर वो करके इसको दोबारा कॉन्सेप्ट को देखें, पढ़ें, तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।